गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सभी? ठीक है ना सब? लास्ट वीडियो के अंदर हमने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था, है ना? सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल पढ़ा था। उससे पहले हम यही पढ़ रहे हैं कि जो एटम है हमारा किस किस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट हुई, किस किस तरह से उसमें डिस्कवरी होती जा रही है। हमें पता कैसे चल रहा है कि ये एटम है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और जो हमारे पार्टिकल्स है माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक, हम उसको आगे सब डिवाइड करते जा रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था, वो था सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल। रदरफोर्ड के बाद ये वाला आया था बोहर मॉडल, जिसने बहुत सारी बातें क्लियर की थी एटम के बारे में। जैसे सबसे पहले तो थॉमसन आया था। थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने तो बिल्कुल सिंपल ही बताया था कि एक स्फीयर की तरह होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर इम्बेडेड होते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिटल में या फिर किसी तरीके से नहीं होते। जैसे उसने कंपैरिजन किया था वाटरमेलन के साथ। ठीक है, वाटरमेलन के अंदर क्या होता है कि सीड्स होते हैं, और जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन है, और जो सीड्स हैं वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसने जैसे खीर होता है, खीर के अंदर जो दूध है हमारा, जो चावल है वो प्रोटॉन है, और जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से अब वो तो कहीं कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं बताया था कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारे आए थे रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सराउंडिंग में होते हैं, और जो न्यूक्लियस है हमारा वो बीच में होता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी उसी ने की थी। न्यूक्लियस कहाँ होता है? बीच में। और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली पार्ट होता है। न्यूक्लियस एक हैवी पॉजिटिव मास होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे, उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसने एक ये नहीं बताया था, उसने क्या बता दिया था कि जैसे हम किसी भी चीज को रिवॉल्व करते हैं, धीरे धीरे से वो स्लो होती जाती है और एक टाइम पे रुक जाती है। तो उसने भी इसी तरीके से कहा था कि ये न्यूक्लियस है हमारा बीच में, ये तो बता दिया था। उसके बाद उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये भी पता चल गया था, और जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये भी पता चल गया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि जब ये रिवॉल्व करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ये लगातार अपनी एनर्जी क्या करता है? एमिट करता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ये रिवॉल्व करेगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी। और जब एनर्जी एमिट होती है तो ये अंदर की तरफ आएगा ना, एनर्जी कम हो रही है तो ये अंदर की तरफ आएगा। तो ये धीरे धीरे कैसे होना चाहिए? इस तरीके से। अब लगातार कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और उस टाइम पर तो फिर ये क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर जा गिरेगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है तो हमारा एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया तो हमारा एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये था भाई रदरफोर्ड। उसके बाद बोहर मॉडल आया। बोहर ने क्या कहा कि उसने इसकी सारे अजम्पशन, सब सेंट्रीपिटल फोर्स सबको एक तरफ रखते हुए इसने साफ साफ कह दिया कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो ये फिक्स वेलोसिटी और फिक्स एनर्जी के साथ मूव करेगा। ठीक है, इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, चाहे ये कितनी देर तक भी रिवॉल्व करता रहे, एनर्जी में चेंज नहीं होगा। एनर्जी में चेंज कब आता है? इस तरीके से ये उसने कहा था कि ऐसे लेवल्स होते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा था कि इस तरीके से लेवल्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, मीन्स एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, तब एनर्जी रिलीज होगी या फिर अब्जॉर्ब होगी। ठीक है,
जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जाएगा तब एनर्जी रिलीज होगी और अब्जॉर्ब होगी। अदरवाइज अगर वो एक ही लेवल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी ना रिलीज होगी और ना ही अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब रिलीज कब होगी? जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई में जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते रिलीज कब होगी और ऑब्जर्व कब होगी? जब ये लोअर से हाई में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी भाई? अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी क्या करेगा? ये लेगा। ठीक है, जब यहां से यहां पर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, लेकिन अगर हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। ओके, लोअर से हायर में मीन्स अपर में जाएगा, दूर वाले में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, और बाहर से अगर अंदर की तरफ आएगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम होती है। हमेशा केमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव इसके जितना पास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दोनों के बीच में। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जितने एक दूसरे के पास होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जितना ज्यादा दूर होगा तो ये कम अट्रैक्शन होगी, मीन्स इस टाइम पे स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा कैसे हुई? इसमें एनर्जी ली, तभी तो एनर्जी ज्यादा हो गई। यहाँ पर जितना जितना ये पास आता है स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि फोर्स बढ़ते जाते हैं, और जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से ही होती है। तो जितना जितना पास आता है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। और वो एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है? रिलीज होके एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। इस तरीके से क्या होती है? यहाँ पर डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें किसने कही थी? बोहर ने कही थी। ये हमने फॉरवर्ड, फिर उसने बहुत सारी टर्म्स निकाली थी। वेव के बारे में बताया था, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। ठीक है, उसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं? इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। ओके, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? हमारा क्रस्ट, और जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? हमारा ट्रफ। ठीक है, तो दो क्रस्ट ले लो, एक क्रस्ट एक ये क्रस्ट, या फिर दो ट्रफ ले लो। ठीक है, दो एडजेसेंट क्रस्ट ले लें, यहाँ पे लगातार वाले, ऐसे नहीं है कि ये वाला छोड़कर ये ले लेंगे, है ना। तो दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमारा, वो क्या होता है? हमारा वेवलेंथ। ठीक है, टू क्रस्ट या फिर टू ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हमारा वेवलेंथ, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम वेवलेंथ को? लैम्डा से। ये भाई हमने चीजें की हुई है, एक बार थोड़ा सा उसको मैं रिमाइंड करवा रही हूँ बस। उसके बाद जो ये हाइट होती है कि हमारा जो क्रस्ट है वो कितना ऊंचाई तक है, और डेप्थ ट्रफ है, ट्रफ की डेप्थ, हाइट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट ऊपर है तो हाइट ऑफ क्रस्ट, और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये क्या होती है? हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा एम्पलीट्यूड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती है, वो क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से उसने कुछ बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन दी थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था इन टर्म्स का। अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये टॉपिक हमारा हो गया था सक्सेस ऑफ बोहर मेथड। अब भाई उसने अपनी तरफ से तो बहुत सारी चीजों को क्लियर किया था। एक ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के बाद उसने बहुत मतलब 99.9 क्लियर ही कर दिया था, एटम की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन
ये है कि रिसर्च होती रहती है। आज उसने रिसर्च की तो उसके बाद वो दूसरा साइंटिस्ट आता है, उसके अंदर रिसर्च करता है। तो जब वो उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करता है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन उसकी मिलती ही है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है लिमिटेशन ऑफ बोर। लिमिटेशन ऑफ बोर। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल क्या होती है? लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल सबसे पहले है हमारा, इसने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेके ही सारी की सारी वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सारी की सारी जो वैल्यूज निकाल रखी है वो कौन से एटम के अकॉर्डिंग निकाली है इसने? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसके बाद हमारे बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है हमारे पास, उन सभी के लिए ये वाला इसने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्पेक्ट्रम। हमने मैग्नेटिक लाइंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस भी की है, इससे पहले वाले टॉपिक में की थी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, जिसमें था लेमन, बाल्मर, पाशन ब्रैकेट, है ना? लेमन, बाल्मर, पाशन, इस तरीके से लाइंस थी वहां पर, है ना? यहाँ पर N1 था, N2, फिर N3, है ना? जब यहाँ से यहाँ पर आते हैं ये लेमन थी, ये बाल्मर, ये अगर इसमें आते हैं तो पाशन, इसके अंदर आते हैं तो ब्रैकेट, इसके अंदर आता है तो फन, है ना? इस तरीके से थे भाई। तो ये सारा मैं कंप्लीट पूरा रिवाइज नहीं करवा रही हूँ। तो जो इसने स्पेक्ट्रम दिया था वो किसके लिए दिया था? ये वाला जो स्पेक्ट्रम था सारा का सारा, ये किसके लिए था? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, या फिर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन से होंगे? जैसे He पॉजिटिव, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास वैसे जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस एक हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया है, तो अब भी कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? या फिर क्या कह सकते हैं? Li2 पॉजिटिव, अब भी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम था ये किसके लिए था? सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब क्या है? मल्टी मीन्स बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन ही है, एंड एटम मीन्स एटम, मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए ये वाला जो मॉडल था वो अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन, द स्पेक्ट्रम is apply only on hydrogen or hydrogen like atom। हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम कौन से हैं? Li2 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, एक्सेट्रा। ठीक है, दिस मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह लो या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कह लो, एक ही बात है। ओके, सेकंड इज दिस मॉडल डज नॉट गिव जीमन इफेक्ट। ये इंक डाल देते हुए मैं, आई थिंक बिल्कुल लाइट हो रखा है ये, 1 मिनट दो बस। जीमन इफेक्ट होता क्या है?
अब इलेक्ट्रॉन है हमारे, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, हमें पता है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वैल्यू कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन में ये शो करेगा। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम रखते हैं, चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पर डिफ्लेक्शन शो होती ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या लाइंस जो स्प्लिट होती है वो क्या होता है हमारा जीमन इफेक्ट। इसने जीमन इफेक्ट के बारे में कोई भी डिस्कवरी, क्या इसने कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ले रखा है, नहीं ले रखा। ठीक है, तो इसने कोई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इफेक्ट होगा ऐसा कुछ भी इसने नहीं कह रखा। ठीक है, थर्ड है हमारा, दिस मॉडल डज नॉट गिव स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट के अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट है, ऐसा कुछ भी इसने नहीं बताया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक लिमिटेशन हो रहा है इसकी, फोर्थ लिमिटेशन, इट डज नॉट टेल्स अबाउट ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अब अभी हम पढ़ेंगे, अभी जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम इसमें। इसने इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर, ड्यूल का मतलब दो, ठीक है, ड्यूल का मतलब क्या होता है, दो। इस इलेक्ट्रॉन की कैसी नेचर होती है, दो तरह की नेचर होती है। दो कौन कौन सी, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक है, एक पार्टिकल नेचर होती है और एक वेव नेचर, दो नेचर होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की भी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक जो भी पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, ड्यूल नेचर के होते हैं, पार्टिकल नेचर और ड्यूल वो वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है कि उनका कुछ ना कुछ मास होता है। पार्टिकल किसको बोलते हैं कि जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, चाहे वो स्पेस बिल्कुल कम हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो। लेकिन वेव नेचर क्या होता है कि अगर वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करे तो वो क्या होगा, हमारा वेव नेचर होगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये पार्टिकल भी होता है और ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल भी करता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो इसकी दोनों ही नेचर होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसने ड्यूल नेचर के बारे में बात की थी, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है ये। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइट फॉल हो रही है, इस वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिखाई दे रहा। डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली it tells us about dual nature of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, साइंटिस्ट है ये भी, आया हुआ है पहले, प्लैंक क्वांटम थ्योरी की थी हमने, इससे पहले 2-3 टॉपिक पहले की है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक साइंटिस्ट है ये, प्लैंक ने क्या इक्वेशन ली थी, E = hc/h न्यू बोला था वैसे तो उसने, E = h न्यू। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, h
ये क्या है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, h इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। म्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है। तो प्लैंक के अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या थी, आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी थी एनर्जी की, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखो दोनों ने, प्लैंक ने भी और आइंस्टीन ने भी, दोनों ने किसके बारे में बात कर रखी है, एनर्जी के बारे में, दोनों ही एनर्जी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पर देखो ई है, तो हम मैथ के अंदर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, आ गया इतना। उसके बाद देखो यहाँ पर स्क्वेयर से सी काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वेवलेंथ निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, h डिवाइड बाय एम सी। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, h, देखो लैम्डा को इधर ले आए, एम सी को इधर ले आए, तो h डिवाइड बाय एम सी हो गया है, ये आ गया है हमारे। h क्या है यहाँ पर, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ बॉडी, जो भी हम बॉडी लेंगे उसका मास। एंड लैम्डा है वेवलेंथ, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन हमें पता है कि कोई भी बॉडी है हमारे पास, कोई भी, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक, तो ऑब्वियसली नहीं है, चाहे वो कितनी भी छोटी बॉडी क्यों ना हो, कितना भी स्मॉल पार्टिकल हो, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकती, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी हमेशा इससे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसकी जगह से यहां पर हम आगे लिख लेंगे, वी नो दैट every particle does not exhibit velocity of light, so we taken velocity of particle instead velocity of light, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह हम क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम बी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h डिवाइड बाय एम वी। अब यहां से जो ये इक्वेशन आई है, ये क्या है हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन है। अब भाई जो ये डी ब्रोगली इक्वेशन है हमारी, यहां से हमें क्या क्या पता चल रहा है, ये h प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है। ये है मास ऑफ पार्टिकल, जो भी हम ले रहे हैं, जिसकी भी हमें ड्यूल नेचर बताना है, जिसकी भी हमें वेवलेंथ निकालनी है, उसका मास है ये। अब यहाँ पर मास ऑफ जितना ज्यादा, अगर हम यहाँ पर मास इंक्रीज करेंगे, अगर हम यहाँ पर मास, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, है ना, लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ पार्टिकल के। अगर हम मास इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम किया था ना, इस तरीके से यहाँ पर गामा रेज, एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर इस तरीके से रेडियो वेव्स, जो हमने
स्पेक्ट्रम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम में लाई ही नहीं करती है, इतनी वैल्यू उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो मास इंक्रीज होने से वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और वेलोसिटी के भी क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी वेवलेंथ। तो जो ये वेवलेंथ है ये जो है हमारा, इसका नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ डे ब्रोगली इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस significance of de Broglie equation। देखो भाई सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इट इज, जो ये de Broglie इक्वेशन है ये इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, ये किसके ऊपर अप्लाई होती है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है। मैक्रोस्कोपिक लाइक हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, मतलब जो भी हमें नेक्ड आई से दिखाई देता है कि जो कार बस ये जो भी ट्रैवल, चाहे वो छोटी सी खिलौने वाली गाड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये वाले बिकॉज क्यों नहीं करती, बिकॉज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। मैक्रोस्कोपी के ऊपर, ये किसके ऊपर अप्लाई होती है भाई, माइक्रोस्कोपी, क्योंकि माइक्रोस्कोपी का मास बहुत कम होता है और मास कम होने से जो उनकी वेवलेंथ है वो ज्यादा आती है। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओके, आज इतना ही करेंगे भाई। इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बुक में, वो ट्राई करना, इसके पीछे इस टॉपिक के पीछे न्यूमेरिकल्स गिवन है, वो न्यूमेरिकल ट्राई करना कि ये वाले इस इक्वेशन के बेस पर मिलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय mv। मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, वेवलेंथ निकालनी है, क्योंकि h तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही होनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसकी होती है, ये तो पता ही है। इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करना। ओके, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना।